बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबर्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज़ के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो एक्चुअली मैं कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा धक्का लगाया, अदरवाइज़ मैं तो छुट्टी करके बीच में बैठा हुआ था कि लेक्चर्स वगैरह इसको दोबारा से शुरू किया जाए। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ट्रेनिंग सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, बीच में शुरू की जा रही है, उसका नोटिस बाहर लगा हुआ है, वो भी मैं दोस्तों को रिकमेंड करूँगा। मगर ये आज का टॉपिक है जी लॉ ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स। ये टॉपिक एक इस नौयत का इसकी दो इम्पोर्टेंस, एक मेन इम्पोर्टेंस जो मैंने बीच में ये देखी है कि मैं दोस्तों से भी जिक्र भी कर रहा था कि अगर आप हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं तो, और मेरी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल की साइड के ऊपर काम करते हैं तो 80% जो आपका काम है हाई कोर्ट के अंदर, इस नॉन क्रिमिनल साइड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि रिट्स का होता है। ज़्यादातर रेमेडीज जितनी भी आपकी होती हैं आप रिट पिटिशन बीच में जमा करवाते हैं, और रिट पिटिशन का फैसला तो वन वे और द अदर होना होता है। उन केसेस के अंदर फिर अपील भी होनी होती है, क्लाइंट अमूमन कहता है। तो सबसे फंडामेंटल और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि अपील आपने जो जमा करवानी है किस कानून के तहत रिट के अगेंस्ट करवानी है और किधर करवानी है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैंने हाई कोर्ट के अंदर एवरी डे, रोज़ जब हम बीच में जाके डीबी के अंदर बैठे होते हैं, किसी ना किसी वकील की, ये जो नुक्ता हम आज हमारा जो मेन नुक्ता है वो आपसे डिस्कस करें, किसी ना किसी वकील की इस नुक्ते के ऊपर एक्चुअली जज साहब के साथ लड़ाई हो रही होती है या बल्कि बेइज्जती हो रही होती है कि आईसीए कॉम्पिटेंट है कि नहीं। और उसके ऊपर जो नुक्ता है जो आपके साथ बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है, उसकी तरफ ड्यू टाइम के अंदर हम जब आएंगे, उसके अंदर ये फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि सेक्शन 3(2) जो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का है इंट्रा कोर्ट अपील का, वो आपको अलाउ करता है कि चंद केसेस के अंदर रिट्स के अगेंस्ट आप इंट्रा कोर्ट अपील यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही दो जजेस के सामने आप अपील कर सकते हैं। मगर सेक्शन 3(2) का एक प्रोवाइजो मौजूद है जो कि ये बीच में कहता है कि चंद बहुत से केसेस के अंदर आप नहीं कर सकते, बहुत से केसेस के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना चाहिए। हमारे दोस्तों का अनफॉर्चुनेटली इंप्रेशन जनरली यहाँ पे बार के अंदर ये हो गया हुआ है कि अगर रिट खारिज हुई तो आईसीए जमा करवा दो। शायद किसी वकला साहबान का पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली वकील नहीं होते, या वो चाहते हैं कि क्लाइंट का इंटरेस्ट होता है कि जी रादर देन जाके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में मुकदमा जमा करवाएं, आप यहाँ पे आईसीए में, ये कम से कम अच्छी चीज़ है कि इंट्रा कोर्ट अपील इसी दो जजेस के सामने यहीं पर होती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और आपको बीच में शहर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। तो लोग बेशुमार दफ़ा ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि आईसीए डाल दें, उसके अंदर बीच में किसी न किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। नुकसान ये होता है अमूमन कि अगर आपने सेक्शन 3(2) के प्रोवाइजो के तहत वो रिट की अपील आपने नहीं देखे बगैर जमा करवा दी है, यानी उसके ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर रिव्यू, इसमें भी डिटेल से बात करेंगे, अपील की रेमेडी या कोई और रेमेडी अवेलेबल थी तो आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं होती और आईसीए खारिज हो जाती है। मगर बेशुमार केसेस में हमने ये बीच में देखा कि हमारे दोस्त ज़बरदस्ती वहाँ पे आईसीए जमा करवा देते हैं। सीपीएलए का जब तक आईसीए के अंदर एक्चुअली ये नुक्ता रेज होता है तो पहली तारीख पे ही हो जाना चाहिए, मगर अगर नहीं होता और 2 महीने के बाद ये मामला टेकअप होता है, जब दूसरी पार्टी आती है ऑब्जेक्शन लेती है, बाय दैट टाइम आपका सीपीएलए जमा करवाने का भी टाइम ख़त्म हो चुका होता है। यानी जो आपको रेमेडी आपने अवेल करनी थी वो ख़त्म हो चुकी होती है। और इसमें अब रिसेंटली 2016 में ही एक्चुअली आई थिंक पिछले महीने के शुमारे के अंदर मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट आई है, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि साइटेशन मैं आपको बीच में बाद में बता दूंगा, उन्होंने ये कह डाला है कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर आप गलत फोरम पे गए हैं वकील की एडवाइस के ऊपर तो वो टाइम कंडोनेबल नहीं है। यानी आपका टाइम बार हो गए सीपीएलए के अंदर, तो टाइम बार हो गए, कोर्ट आपको फिर मौका नहीं देगा आईसीए के दौरान जो आपने टाइम गुजारा है। आगे जाके हम जब बात करेंगे तो 1-2 एक्सेप्शंस हैं आपकी अथॉरिटी, आपके फेवर में चंद अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे क्या कोर्ट अप्लाई करना है अगर आप टाइम बार हो गए हैं, उसके बारे में बीच में बात करेंगे। सो सबसे पहले तो जी लॉ ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। लेक्चर का आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो नोट करने की ये चीज़ है इस मामले के अंदर के लफ्ज़ है इंट्रा कोर्ट, इंटर कोर्ट नहीं है। मैं भी जब लिखता हूँ तो बेशुमार दफ़ा ये गलती करता हूँ कि इंटर कोर्ट एक्चुअली लिख देता हूँ, मगर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इंट्रा कोर्ट। कोई दोस्त मुझे बता सकता है कि इंट्रा और इंटर में क्या फ़र्क होता है? जी 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 बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर तो अपील हाई कोर्ट में ही हो रही है
हाई कोर्ट इज द बॉडी, एक जज का फैसला 2 जजेस सुन रहे हैं तो वो इंट्रा कोर्ट होगी, कि इंट्रा हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट के अंदर। और अगर इंटर कोर्ट होगी तो इंटर कोर्ट का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट अमूमन जैसे अपीलें होती हैं हायर फोरम के अंदर, मुख्तलिफ फोरम्स के दरमियान होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली सबसे पहली डिस्टिंक्शन तो ये है कि जब अपनी आप ICL लिखें तो उसके अंदर इंट्रा कोर्ट आप लिखें, मेरी तरह गलतियां करके इंटर कोर्ट ना लिख दीजिए, बिकॉज उसी से काफ़ी बुरा इंप्रेशन जाता है कि वकील साहब को ये बेसिक डिस्टिंक्शन नहीं मालूम। तो ये इंट्रा कोर्ट अपील है, इंटर कोर्ट अपील नहीं। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंट्रा इज अ प्रीफिक्स जो लफ्ज के आगे यूज किया जाता है टू फॉर्म वर्ड्स मीनिंग दैट इनसाइड और विद इन, यानी हाई कोर्ट के अंदर ही ये अपील लाई करती है। अब आगे जाएं जी, मेरे से ज़्यादा अगर जो यंग वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो शायद आपको बेहतर बता सकें कि इंट्रा कोर्ट अपील आई है जी लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत। उससे पहले क्या मामला वगैरह हुआ करता था, उससे पहले अगर आप ICA की हिस्ट्री बेसिकली अगर आप चेक करना चाहें तो उसके लिए जजमेंट मैंने लिखी है जी सामने, PLD 1996 लाहौर, पेज 1। इसमें एक्चुअली डिटेल के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने बीच में बात की हुई और डिटेल में आपको तारीख इसकी बताई हुई है कि पहले हाई कोर्ट के अंदर लेटर्स पेटेंट हुआ करता था। हाई कोर्ट जिस कानून के तहत अंग्रेज ने भी बेसिकली बनाया था, उसके अंदर अगर आप क्लॉज 10 जाके पढ़ें तो उसके अंदर ये प्रोवाइड किया हुआ था कि चंद सर्कमस्टांसेस के अंदर जहाँ पे सिंगल जज का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा वो 2 जजेस के सामने उसकी अपील लाई करेगी। सो बेसिकली जो ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस आया है, ये लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 को ख़त्म करके उसकी जगह रेमेडीज अवेलेबल करने के लिए आया। इसकी डिटेल्स ये मैं आपको, अगर आप किसी को तारीखी तौर के हिस्ट्री के अंदर अगर इंटरेस्ट हो तो ये लिंक वगैरह मैंने बीच में प्रोवाइड किया हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बीच में अवेलेबल भी मैं कर दूँगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी। सो बिफोर एक्चुअली ज़्यादा वक्त गुजारे बगैर एक्चुअली इंट्रा कोर्ट अपील किस कानून के तहत होती है उस कानून की तरफ आ जाते हैं जी। ये आप सारे दोस्तों को मैंने इसकी कॉपी सप्लाई कर दी है। प्लीज़ अगर किसी के पास ये फ़ोटो कॉपी नहीं है तो वो प्लीज़ अपने हाथ में ले लें, ताकि एक दफ़ा टेक्स्ट पढ़ लेने से एक्चुअली हमें भी समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और किस तरीके से आगे चलेंगे। ये है जी लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के चंद सेक्शंस हैं, बल्कि आई बिलीव 5 सेक्शंस हैं, मगर अपील का जो हक दिया जाता है वो सिर्फ सेक्शन 3 के अंदर ही है। बाकी चीज़ें अगर आप लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस को देखें तो 5 सेक्शंस के साथ साथ इसका बहुत बड़ा लंबा स्केड्यूल भी है। बड़े कवानीन को लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत अमेंड किया गया, रेमेडीज अवेलेबल की गई, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जुरिसडिक्शन चेंज किया गया। मगर आज के लिए सिर्फ सेक्शन 3 पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। लिखा गया जी अपील टू हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, और ये लिखा हुआ सर्टेन केसेस नॉट इन ऑल केसेस। सेक्शन 1 सबसे पहली चीज़ ये नोटिस कीजिए कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सेक्शन 3 जब आप बीच में पढ़ेंगे तो उसमें उसको पढ़ने से भी आपको यही लगेगा नो अपील शैल लाई अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, यानी सेक्शन 3(1) के तहत आप ये अपील जमा करवाएंगे इंट्रा कोर्ट या 3(2) के तहत अपील जमा करवाएंगे। आज के मौजू के लिए लाहौर हाई कोर्ट के लिए खासतौर पर 3(2) ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, वो आगे जाके बताऊंगा कि 3(1) लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद केसेस के लिए, चंद नौयत के वकीलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सारे वकीलों के लिए नहीं। 3(1) पहले पढ़ लेते हैं जी। An appeal shall lie to a bench of 2 or more judges of a high court from a decree passed or final order made by a single judge of that court in exercise of its original civil jurisdiction। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, कोई दोस्त मुझे यहाँ से ये बता सकता है कि मैंने ये 3(1) पढ़ के मैंने ये क्यों कहा कि 3(1) लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चंद वकीलों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चंद वकीलों के लिए 3(1) इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कौन से अल्फाज इसके अंदर 3(1) में ज़रूर? ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन का बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिकॉज 3(1) में ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन के अंदर जो ऑर्डर करेगा लाहौर हाई कोर्ट का एक जज, उसके खिलाफ सिर्फ आपको अवेलेबल होगी ICA 3(1) के तहत। हमारे दोस्त ज़्यादातर जानते होंगे ये बात कि लाहौर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन अमूमन नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है। ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन का मतलब ही आगे जजमेंट्स में भी हम देखेंगे। ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन का मतलब है
कि सिविल के मुकदमे जो कि जिसकी इब्तदा ही हाई कोर्ट से की जाती हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में आपने चेक किया होगा, सॉरी, सिंध हाई कोर्ट के अंदर आई बिलीव शायद 1.5 करोड़ की जुरिस्डिक्शन है या 15 लाख की है या कुछ इस तरीके से कोई अमाउंट है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उससे नीचे जो अमाउंट्स के मुकदमे होते हैं वो वहाँ पे सिविल कोर्ट्स के अंदर होते हैं, उससे ऊपर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अगर आप सिविल सूट करेंगे तो वहाँ पर भी आप बीच में देखेंगे इस्लामाबाद, फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट के अंदर इनको हाई कोर्ट अपील्स कहा जाता है, इंट्रा कोर्ट अपील्स को, जब सिविल वाली साइड के ऊपर से इस तरीके से मामला ऊपर जा रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में 25-30 लाख वगैरह, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट, हम आज बीच में बात कर रहे हैं सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की हद तक। तो ये चीज़ तो प्रीटी मच एस्टैब्लिश्ड है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास एक्सेप्ट फॉर सर्टन सर्कमस्टांसेस ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए सेक्शन 3(1) के तहत जो ज़्यादातर आपको केस लॉ मिलेगा वो लाहौर हाई कोर्ट का नहीं मिलेगा, दूसरे कोर्ट्स का मिलेगा। एक इंस्टेंस ऐसा है कि जहाँ पे, बल्कि 2 इंस्टेंसेस के अंदर आगे किया जा सकता है कि 3(1) की पावर हाई कोर्ट के पास है कि नहीं, उसकी तरफ अभी हम बाद में आएंगे जब सेक्शन 3(1) के ऊपर केस लॉ डिटेल में बात करेंगे। आज के लेक्चर का मकसद सेक्शन 3(2) के बारे में बात करना है, और ख़ास तौर पे 3(2) का जो आगे जाके सेकंड पार्ट आता है प्रोवाइजो, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी तरफ भी हम डिटेल में आएंगे, मगर एक दफ़ा पहले पढ़ लेते हैं मिलके। लिखा गया है जी, एंड अपील शैल ऑल्सो लाई, ऑल्सो का मतलब हो गया कि ये 3(1) की अलहदा अपील है और 3(2) की अलहदा है। शैल ऑल्सो लाई टू अ बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लार्जर बेंच भी हो सकता है। From an order made by a single judge of that court, यहाँ पे रुक जाइए, लिखा गया कि सिंगल जज। अब आगे इसके ऊपर मुझे अथॉरिटी तो मैं काफ़ी ढूंढता रहा लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन यहाँ इससे ये एक आयाम होता है, साबित होता है कि अगर रिट के अंदर एक लार्जर बेंच ऑर्डर करता है, मुकदमा आपने फ्रेश जमा करवाया और उसके ऊपर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो वहाँ पे ICN मेरी राय के अंदर नहीं लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है ऑफ अ सिंगल जज। सो अगर ओरिजिनल 199 के अंदर आप 3 जजेस बैठ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है, तो उसके अंदर नुकसान आपको क्या होता है कि आपका ICA का हक मेरे नज़दीक आपका ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके अंदर जो अपील जाएगी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि इसकी वर्डिंग के ऊपर ये नज़र आ रहा है, मगर इसके ऊपर क्लियर केस लॉ मुझे नहीं मिला, मैंने ढूंढा है। सो ये वाला इंपॉर्टेंट नुकता है, ये भी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। An appeal shall also lie to a bench of 2 or more judges of a high court from an order by a single judge of that court under clause 199(1) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, आर्टिकल 199(1) क्या चीज़ है, कोई दोस्त बता सकता? हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 60% कम से कम मेरी प्रैक्टिस तो आर्टिकल 199 के ऊपर ही सारी होती है। 199 किस चीज़ के बारे में, क्लॉज पे बता सकता कोई? बेसिक राइट्स नहीं, रिट पिटिशन के बारे में जी। आर्टिकल 191 स्पेसिफिकली जो रिट्स की पावर्स मौजूद हैं उसके बारे में है कि 199(1) के अंदर लिखा गया, वो आगे रिप्रोड्यूस किया गया, हम उसकी तरफ अभी आएंगे। आर्टिकल 199 ऑफ द क्लॉज 1 जो इसका है ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, not being an order under sub paragraph 1 of paragraph B of that clause। कोर्ट क्या कहना चाह रही है कि तमाम रिट पिटिशंस, ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि तमाम जो रिट्स हैं, रिट्स की पावर्स, उनके अगेंस्ट ICA लाई करेगी, माँ सिवाय वो जो कि B1 के अंदर पैराग्राफ के अंदर जो पावर यूज हुई है। कोई दोस्त बता सकता है B1 क्या है? मुझे भी वैसे चेक करना पड़ा, ये देख लीजिए जी। आर्टिकल 199(1) के अंदर B1 की पावर है, on an application by any person to make an order directing a person in custody within the territorial jurisdiction of the court to be brought before it, so that the court may satisfy itself that he is not being held without lawful authority or unlawful manner। B1 जो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ, ज़्यादा डिटेल में देखने की, ये इस रिट को क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस। यानी आपका जो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का 3(2) है, उसके अंदर ये लिख दिया गया कि तमाम रिट्स के अगेंस्ट ICA लाई करेंगे माँ सिवाय हेबियस के केसेस के अंदर। इस पे अगर आपको जजमेंट चाहिए वो भी मैं आगे लिखवा दूंगा, मगर इसके अपनी वर्डिंग के ऊपर हेबियस इज एक्सक्लूडेड, हेबियस के अंदर नहीं लाई करेगी। यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है जी, ये लिखा हुआ कि जी रिट होगी तो उसके अंदर वो खारिज हो गई तो
अपील का हक मौजूद है पार्टीज़ को। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और जो कि अमूमन दोस्तों को नहीं पता चलती, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बल्कि आज के लेक्चर के अंदर इसका प्रोवाइजो, वो ज़रा प्लीज़ पढ़ लेते हैं सब। प्रोवाइडेड दैट अपील रिफर्ड टू इन दिस सब सेक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, अव्वल तो वैसे 3(1) पे लागू नहीं होगा, ये इन दिस सब सेक्शन लिखा हुआ तो सिर्फ ये 3(2) के ऊपर प्रोवाइजो लागू हो रहा है, 3(1) पे नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दिस अपील रिफर्ड टू इन दिस सब सेक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल or competent if the application brought before the High Court under Article 199 arises out of any proceedings in which the law applicable provided for at least one appeal or revision or review to any court, tribunal or authority against the original order। कोई दोस्त बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा घुमा फिरा के बीच में बात की हुई, लेकिन इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। और ठीक है, उससे सिविल वाला मामले से जरा मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये समझने वाली आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल ऑर्डर। आप देखें, रिट जब जमा करवाते हैं तो आप उसके अंदर लिखते हैं कि देयर इज नो अदर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट द आप ऑर्डर जिसको चैलेंज कर रहे होते हैं, राइट? वो बात अलग है। यानी आप चैलेंज करते हैं रिट में फाइनल ऑर्डर जो आपके सामने आ चुका होता है, आप उसको कर रहे होते हैं कि जी लास्ट जो पार्टी ने ऑर्डर किया। ये चीज़ फ़र्क कह रहा है, और ये खास तौर पर नोटिस करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहला ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर जिसको आपने चैलेंज किया था, उसके अगेंस्ट अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है इन द वे ऑफ रिविजन, रिव्यू या अपील, तो आईसीए नहीं हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता नोटिस करने वाला है। ये नहीं कह रही कि जो पिछला ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं, तो आप रेट में दोस्त नहीं समझते सही तरह इसको। पहले अपील की भी रेमेडी अवेल करके आए होते हैं, ऊपर हाई कोर्ट आते हैं, मगर के बार बार कोर्ट के साथ ये चीज़ बहस ही जाते हैं कि नहीं जी सर, वो जो अब ऑर्डर आया उसके खिलाफ अपील नहीं मुझे अवेलेबल। लॉ में ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील की या ये रेमेडीज अवेलेबल हैं तो आपकी अपील ही कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर आप ऊपर जाइए सुप्रीम कोर्ट में। एक तरीके से ये सेंसिबल चीज़ भी है। लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस इस चीज़ के लिए आया है कि जिन लोगों को कोई अपील का हक ही नहीं मौजूद या कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं, तो उनको एक्चुअली रेमेडी दे दी जाए। बेशुमार एक्चुअली एक्शंस, अल्ट्रा वायरस या कोई मुख्तलिफ किस नौयत के एक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप सीधे रिट में आते हैं, उसके बाद आपको फिर जाना पड़ता है पहले जाना पड़ता था इस्लामाबाद के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये चीज़ लाने का मकसद ही ये था कि एक और सिर्फ उन केसेस के अंदर एक राइट दे दिया जाए इंट्रा कोर्ट अपील का, कि आप यहाँ पे अपना अपील का हक इस्तेमाल कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली है, मेरे दोस्त चंद अभी मुझे पॉइंट आउट भी ये कर रहे थे, मेरे से बहस बल्कि कर रहे थे, ये प्लीज़ अपने जहन में क्लियर हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील का हक नहीं है इसके अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीव टू अपील हासिल करके आपको अपील का हक मिलता है। सो अपील एज ऑफ राइट आपको सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये पावर बीच में दी गई। वहाँ पे आपको इजाज़त मिलती है तो फिर आपकी आगे अपील बीच में चलती है। एज ऑफ राइट की सीधी अपील बीच में की जा सकती है कि नहीं, वो यहाँ पे बीच में इसके अंदर आती है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप नोट कर लें और वर्ड्स अपने पल्ले बांध लीजिए, बल्कि कि नो अपील नहीं होनी चाहिए, रिविजन नहीं होनी चाहिए, रिव्यू नहीं होनी चाहिए बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑर्डर। ये देखो, ये वाला जो बीच में बात कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट वगैरह, सिविल सूट के अंदर अमूमन 99% केसेस के अंदर रिट्स तो आएंगे नहीं ऊपर, राइट? बिकॉज आपकी दूसरी हैं वो, और इवन एडिक्वेट एफिकेशियस रेमेडी वगैरह भी आप नहीं लिख सकोगे कि आपने जब सारी करनी हुई है। ये अमूमन फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक केस है जहाँ पे आपने कानून को चैलेंज किया या एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया। अब नोटिफिकेशन जिस कानून के तहत उसको तो नहीं, उसके अगेंस्ट कोई आपको अवेलेबल बीच में, वहाँ पे आप बीच में जाके वहाँ पे आप बीच में आईसीए कर सकते हैं। आपको आगे एग्जांपल्स वगैरह दिखाऊंगा। कई केसेस ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल जिनके अगेंस्ट आपको अपील्स नीचे अवेलेबल हैं। सिविल सूट का तो आप फॉर एग्जांपल जितने भी आप केसेस कह रहे हो,
तकरीबन सारे के सारों के अंदर नीचे अपील का राइट अवेलेबल होगा, तो ये तो लागू होगा ही नहीं ओरिजिनल ऑर्डर। सो इसके साथ साथ तीन भी पढ़ लेना लाजमी है जी। इसमें लिखा हुआ नो अपील शैल लाई अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 फ्रॉम एन इंटरलॉकेटरी ऑर्डर और एन ऑर्डर विच डज नॉट डिस्पोज ऑफ द एंटायर केस बिफोर द कोर्ट। यानी कि सिर्फ ये जो फाइनल ऑर्डर्स हैं या वो ऑर्डर्स जो कि आपका नीचे रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसके अगेंस्ट सिर्फ आप आईसीए कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट आप ऊपर नहीं आ सकते। और भी नौयत के जो इंटरनल नौयत के मुकदमे हैं उसके अगेंस्ट आप ऊपर नहीं आईसीए के अंदर आ सकते। इसमें भी थोड़ा बहुत अभाम है, हम आगे जब जी जाके इसके बारे में बात करेंगे उसकी तरफ आएंगे। तो ये तो हो गई जी प्लेन रीडिंग के ऊपर जो मेन नुकता आज का हम करना चाह रहे थे कि ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई रेमेडी आपको अवेलेबल है बाय वे ऑफ अपील, रिविजन या रिव्यू, तो आप यहाँ पे बीच में आईसीए नहीं कर सकेंगे। चंद केसेस के अंदर अब आगे जाके इस पर बात भी करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की लोग डाल देते हैं सिविल सर्विस वाली साइड के ऊपर। अब वो वाली चीज़ क्या यहाँ पे तो वर्ड यूज हुआ है अपील, रिविजन और रिव्यू। रिप्रेजेंटेशन इसमें इंक्लूडेड होगी कि नहीं, इस पे थोड़ा बहुत अभाम है। मैंने कोशिश की कि इसके ऊपर जो जजमेंट है इस पे, और ये भी मुझे मालूम है कि इस पे जजमेंट मौजूद है, लेकिन मैं इस लेक्चर के लिए ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। मैं अब जब भी आप वीडियो अपलोड करूँगा साथ बीच में लिख भी ऐड भी कर दूंगा। मगर बेसिकली कोर्ट्स ये होल्ड करते रहे हैं कि जिस नौयत की आप चैलेंज ऊपर आप अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई अपील वगैरह बीच में कर देते हैं या रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, अगर उसकी नौयत अपील, रिविजन या रिव्यू की है तो वो वहाँ पे भी कह देते हैं कि आईसीए बीच में कॉम्पिटेंट नहीं होगी। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ फिर। जी 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 डिपार्टमेंटल आपकी कई तरीके के आपको लॉ अगर प्रोवाइड कर रहा है। आपका आप इंटर डिपार्टमेंटल आपके टर्मिनेशन का अगर कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अगर आपको रिव्यू आपको अपील दिया हुआ किसी हायर फोरम के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ही, आपके पास अगर हक है, डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कह दिया कि जी आपको फाइन कर दिया या आपको वहाँ से हटा दिया आपके ओहदे से, तो आपके अपने बीच में रूल्स के अंदर ये लिखा होगा कि आपको अपील का हक बीच में मौजूद है टू अ हायर अथॉरिटी। आप उसको जाके चाहे वो अवेल करने के बाद फॉर एग्जांपल वो भी आपके खिलाफ फेवर में नहीं होती, आप उसको जाके गवर्नमेंटल अथॉरिटी आप उसको जाके रिट में चैलेंज कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको पॉइंट आउट मैं ये कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल ऑर्डर। रिट तो जो आप करते हैं आप वो एपलेट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट करेंगे, राइट, एपलेट फोरम के। अपील के अंदर उसने कोई फोरम उसने फैसला दे दिया आपके खिलाफ, राइट, उसको भी आप कहीं चैलेंज करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक तो आप डिपार्टमेंट के अंदर ही बीच में आप धक्के खा रहे हैं, राइट। तो उसको चैलेंज करने के लिए फिर आप रिट पिटीशन बीच में जमा करवाएंगे। अनलेस मुमकिनात में ये भी है कि सर्विस ट्राइब्यूनल की तरफ ही जाना पड़ जाए। मगर चलें लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल सर्विस ट्राइब्यूनल नहीं है इसके अंदर, या आप किसी वजह से रिट के अंदर बीच में आ जाते हैं। पॉइंट आउट आपको मैं ये करना चाह रहा हूँ कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको कोई एपलेट ऑर्डर के अगेंस्ट अगर लॉ में कोई ये रूल्स के अंदर रेमेडी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप रिट करेंगे और रिट कॉम्पिटेंट भी होगी, राइट है। मगर जब जाके आपने अपील करनी है, रिट भी आपके खिलाफ हो गई, तो फिर आपको सीपीएलए में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप दोबारा यहाँ पे 2 जजेस के पास हाई कोर्ट की अपने रिट के फैसले की अपील नहीं कर सकते। ये स्टेप बाय स्टेप है, इस मामले को आपको इस तरह देखना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर होता है 99। और ये आज के लेक्चर का मकसद ही ये है टू पॉइंट आउट टू फ्रेंड्स के दोस्त बदस्तूर ये इंसिस्ट करते हैं हाई कोर्ट के सामने जाके कि सर देखें जो हम जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आए सिंगल जज के पास उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी और इसलिए हमने रिट की। जज साहब उनको बार बार ये कहते हैं कि इस कानून में लिखा हुआ है ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू अपील या रिविजन की पावर मौजूद थी कि नहीं। तो यही मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि इन केसेस के अंदर नहीं लाई करेगी, आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं होगी, सीपीएलए जमा करवाएंगे। अपील का बेसिकली ये मतलब है कि एक दफ़ा आपने पहले नीचे अपील कर ली तो अब आपको रिट के अंदर अपील की रेमेडी नहीं देंगे। ये उन केसेस के लिए सिर्फ इंट्रा कोर्ट अपील आई थी जहाँ पे नीचे किसी को कोई रेमेडी उस बंदे के पास अवेलेबल ही नहीं थी।
वो बंदा बीच में उसके खिलाफ एक ऑर्डर आ गया, उसको रिट में चैलेंज किया गया, और अगर चूंकि उसके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं थी और उसको अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, तो आईसीए के अंदर उन्होंने आके कहा कि भाई सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको पहले अपील का हक नीचे मौजूद नहीं है वो रिट के बाद अपील कर सकते हैं, 2 जजेस के पास। फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट तो है कि फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरा हुआ, अगर कोई दोस्त मुझे बता सके ये दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर आप रेड करते हैं उसमें, तो फिर आपका आईसी कॉम्पिटेंट होगी, फिर आईसी कॉम्पिटेंट। नहीं, रेड पिटीशन का ऑर्डर नहीं, सबसे पहला जो नीचे वाला ऑर्डर जिसको आपने ऊपर चैलेंज किया हुआ है उसको देखा जाएगा। जो सबसे पहला ऑर्डर नीचे जो अथॉरिटी ने जिस अथॉरिटी ने दिया, ये भी नहीं देखा जाएगा कि रिट में जो चैलेंज किया गया। ओरिजिनल ऑर्डर का मतलब है जिस ऑर्डर से ये सारी की सारी प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं, उधर से आपको नीचे से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, उस ऑर्डर को देखा जाएगा। जी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ में प्रोवाइडेड हो ये अपील रेवेन्यू करके, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने अवेल की है कि नहीं की। सो अगर रूल्स के अंदर भी लिखा हुआ और आप सीधे आयत छलांग मार के ऊपर आ गए और आपने अपील वगैरह नहीं की, तो वहाँ पे भी आपकी और अगर रिट फॉर एग्जांपल एंटरटेन हो भी गई, तो वहाँ पे आपको ये नहीं है बीच में आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं होगी, फिर भी एंटरटेन हो गई उन्होंने आपके खिलाफ, फिर भी आपके खिलाफ फॉरवर्ड मेरिट्स के ऊपर उन्होंने फैसला कर दिया, तो आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं होगी, आप ऊपर जाएंगे। अब आप अपना सवाल कीजिए। सॉरी पूछ रहे नो, आपको मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ओरिजिनल ऑर्डर का मतलब है रिट में जिस चीज को चैलेंज किया हुआ है उससे भी पहले जो सबसे पहला ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ कि आपको फारिग करा दिया गया किसी नौकरी से, या आपके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर एक्शन जो अंडरलाइंग एक्शन है, ये बेसिक जो है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप ओरिजिनल ऑर्डर नहीं कहेंगे, ठीक है। नीचे से जहां से आप शुरू होंगे, ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन हो गया या किसी और नौयत का आपके जी, उसके अगेंस्ट देखा यह जाएगा कि वो जो इलीगल एक्शन है उसके अगेंस्ट आपको नीचे कोई रेमेडी अवेलेबल है कानून के अंदर, रूल्स के तहत। अगर नहीं है और आप ऊपर अगर आ गए हैं तो फिर आपकी केस को कहते हैं, फिर आपकी आईसीए कॉम्पिटेंट होगी। देखिए डायरेक्शन के केस में तो अगर आपकी मर्जी के साथ आपकी नीचे डायरेक्शन दे दी गई और भेज दी गई, आपकी अपील वैसे नहीं कॉम्पिटेंट होगी। जी 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 पहला सवाल नहीं, देखिए वहाँ पे तो पहला सवाल ये होगा इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर अपील का आपको वहाँ पे हक है या आपकी रिप्रेजेंटेशन अपील की नौयत में है, तो वहाँ पे भी आप आईसीए नहीं कर सकेंगे। जी नहीं जी, 172 आप आगे बीच में देखेंगे तो बेशुमार एग्जाम्पल्स के अंदर बीच में लगेगा। इट्स नॉट जस्ट डायरेक्शन वाले केसेस जो नीचे भेज दिए जाते हैं। आर्टिकल 199 को जल्दी से हम बीच में देख लेते हैं, काफ़ी हम स्लो बीच में चल रहे हैं कि किन किन नौयत की रेट्स अवेलेबल हैं। सर्चर और राय, प्रोहिबिशन, मैंडमस, को वारंटो के अंदर भी आईसी आपके बीच में कॉम्पिटेंट होगी। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की आपने कुर्सी पे बैठा हुआ, उसको आपने बीच में चैलेंज किया कि भाई किस अथॉरिटी के अंदर तुम बैठे हुए, उसके अगेंस्ट भी आईसीए कॉम्पिटेंट होगी। बिकॉज अगर कोई फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर के अंदर कोई ना कोई बंदा बीच में बैठा हुआ है, MNA MPA है, उसको आप जब डिस्क्वालीफाई बीच में अगर हाईकोर्ट रेट में उसको को वारंटो में उड़ा देना तो वो आईसीए करेगा। ये वो एक एग्जांपल है, बिकॉज उसके अंदर कोई रेमेडी आज सच आपके पास पड़ी नहीं। इलेक्शन पिटिशन की होती है मगर वो को वारंटो के मामलात के अंदर नहीं होती। तो दैट इज़ द क्लियरेस्ट नुक्ता आपके सामने कि जिसके अंदर रेट के बाद आईसीए होगी और फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाए। ठीक है जी।
ये रिट 199 की बात हो गई। 3-2 के बारे में तो हमने अभी बीच में बात की है। अब मैं आपको क्विकली आगे लेके आता हूँ कि ये 2 जजमेंट्स देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICA 2 या 2 से ज़्यादा जजेस सुन सकते हैं। इस पर अथॉरिटी है जी 2013 SCMR 338। एक जज नहीं सुन सकता। इस जजमेंट के अंदर ये हुआ था 2013 SCMR 338। इसके साथ एक और मेरा अपना नुक्ता है बीच में, इस पे अथॉरिटी मुझे वैसे नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वर्डिंग है उसके ऊपर क्लियर है कि अगर रिट पिटीशन जो आपकी है एक से ज़्यादा जज सुनते हैं तो आपका ICA का हक ख़त्म हो जाता है। कई दोस्त बड़े शौक से एक्चुअली ये बीच में आर्ग्यू कर डालते हैं कि जी सर बड़े बेंच की तरफ रेफर कर दीजिए ये मामला, और ज़्यादा जजेस इसके ऊपर अगर बीच में बैठ के सुन लेंगे तो ये मामला अच्छा है। उसका नुकसान आपको क्या होता है, फिर आपको अगर आपके खिलाफ डिसाइड हो जाता है तो फिर CPLA में ही जाना पड़ेगा। एक जज, चूँकि एक जज का फैसला नहीं होता, मेरी नाकिस राय के अंदर एक्चुअली 3-2 के तहत आपके पास रेमेडी नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है जी, ये नोट कर लें। आगे देख लीजिए, प्रोवाइजो के बारे में हमने बात की है। 1986 MLD 1319 कहती है, वो एक्सप्लेन करती है कि ये प्रोवाइजो क्यों डाला गया। वो प्रोवाइजो ये डाला गया है कि आर्टिकल 199 के तहत जो ऑर्डर्स, ये यहाँ पे ये लिखते हैं इस जजमेंट में आपके सवाल का जवाब, कि जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेजेस से होके एक रिट पिटीशन उसके बाद जमा करवाई गई है, तो लॉ की मंशा ये है कि वो ऑर्डर जो हाई कोर्ट का सिंगल जज पास करता है उसको फाइनल एंड बाइंडिंग कर दिया जाए। मगर अगर नीचे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी और सीधे आप बीच में हाई कोर्ट के अंदर आए, तो हर बंदे का एक हक होना चाहिए कि उसको अपील का हक दिया जाए, और एक जज से भी गलती हो सकती है तो फिर वो 2 जजेस के पास मामला टेकअप किया जाए। ठीक है, ये ज़रा नोट कर लीजिए। 86 MLD 1319, इसके अंदर इसकी लॉजिक और इसको सारा एक्सप्लेन किया गया जी। 86 MLD 1319 1319 1319। और ये जो ओरिजिनल ऑर्डर का आप दोस्त हमारे से पूछ रहे थे उसका क्या मतलब वगैरह होता है, वो है जी जजमेंट 1986 सिविल लॉ केसेस CLC 2387। ओरिजिनल ऑर्डर को कहा गया है इसमें फर्स्ट ऑर्डर अंडर रेलेवेंट स्टैट्यूट अंडर विच प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड with which proceedings commenced, के जिसके तहत एक्ट की सारी चीज़ों की इब्तिदा हुई है। अगर आपको अथॉरिटीज चाहिए अव्वल तो एक्चुअली उसके अंदर लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि अगर ओरिजिनल ऑर्डर अपीलेबल होगा तो आपके ICA कॉम्पिटेंट नहीं होगी। इस नुक्ते के ऊपर ये अथॉरिटीज़ हैं PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 555। दूसरी जजमेंट है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 344। तीसरी जजमेंट है PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 107 सुप्रीम कोर्ट 107। 92 SCMR 441 के अंदर थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की गई है। 1992 SCMR 441 के अंदर ये कम केसेस ऐसे मौजूद हैं, मगर इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंसी। Preliminary objection to the competency of appeal filed in the Supreme Court was raised on the ground that the decision of the governing body of Social Security institution being not open to appeal, review or revision in any intra-court appeal was competent, and respondent having not preferred the same appeal before the Supreme Court was not competent, I believe, sir. I apologize, ये गलत लिखा हुआ। इस जजमेंट के अंदर ये ऐड किया गया है कि मैं आपको इसकी तरफ दोबारा ले आऊँगा, मेरे ख्याल में ये अलग नुक्ते के ऊपर है। 92 SCMR 441 इस नुक्ते के ऊपर अथॉरिटी है कि आप अगर ICA कॉम्पिटेंट हो भी
तो आप अगर फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल राइट्स का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये ज़रा नोट कर लीजिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये प्लीज़ नोट कीजिए। 1992 ICMR 441 इस नुक्ते के लिए अथॉरिटी है कि अगर ICA बनती भी हो और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई नुक्ता यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो फिर भी आपको वहाँ पे एंटरटेन कर लेते हैं। आपको इस नुक्ते के ऊपर एक जजमेंट मैं आगे भी लिखवाऊंगा जब आएगा। अब आपके सामने दोस्त में पूछ रहे थे कि ICA कैसे कैसे केसेस के अंदर हो सकती हैं। अगले सफ़े पे अगर आ जाइए कि ICAs ऐसे ऐसे केसेस के अंदर एंटरटेन की गई हैं। एक एग्जांपल है कि रिट के अंदर अगर स्टैट्यूट को या रूल्स को चैलेंज अगर आपने किया हो तो वहाँ पे PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 831, 2015 CLD 708, 2013 CLD 233, 2013 CLD 233, 2012 YLR पेज 1 और 2001 YLR 277 अभी आप जो टाइप वगैरह कर रहे हैं, ये जो सारी की सारी जो शीट्स हैं, इसका एक प्रिंट आउट लेके मैं फोटोकॉपियर के पास बाहर भी रखवा दूंगा। आपको जिन दोस्तों ने एक्चुअली कॉपीज वगैरह लेनी होंगी वो कल आपको अवेलेबल भी होंगी, ये छाप के भी आपके लिए छोड़ दूंगा। जी 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 इस केस के अंदर डायरेक्ट चले गए हुए थे और वो कह रहे थे कि जी आप CPLA खारिज करें, अपील सिविल खारिज करें, क्योंकि ये ICA में नहीं गए, एक छलांग मार के सीधी आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, जस्टिस शफीर रहमान साहब की जजमेंट है, ये टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर हम डिसाइड नहीं करेंगे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम इसको डायरेक्टली टेकअप कर लेंगे। जी इस पे आपको अथॉरिटीज़ मिलेंगी कि अगर आप नहीं जाएंगे। और रिसेंटली अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये ट्रेंड रहा है कि वो आपको नहीं, ये तो शफीर रहमान साहब का मैंने कहा शायद बड़ा दिल था उस जमाने के अंदर, उन्होंने कहा कि हाँ जी आ गए हो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो पावर है कि वो डायरेक्टली टेकअप कर सकते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो ये आ गया मामला, उन्होंने कहा हम देख लेते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली नहीं सर, प्लीज़ वापस आते हैं इस तरफ। क्या बात कर रहे थे, बात ही कहीं से निकली। अच्छा, अब आजकल सुप्रीम कोर्ट का रुझान ये है कि जब अगर आप ऊपर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट, तो वो कहते हैं कि आपको नीचे जाना चाहिए था, और वो कहते हैं कि हमें चाहिए, हम पसंद करते हैं कि नीचे 2 जजेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा जाए, बिकॉज हमें सहूलत होती है फिर डिसाइड करने में। उस जगह के ऊपर जाके आप थोड़ा सा फंस जाते हैं इस लिहाज से कि आप फॉर एग्जांपल अगर CPLA में आ गए और ICA कॉम्पिटेंट थी, ICA तो 20 दिनों में आपने जमा करवानी थी। लिमिटेशन की तरफ जब हम आएंगे, CPLA में 60 दिन आपको 60 ही होते हैं, 30 नहीं 60 होते हैं, 60 दिन आपको अवेलेबल थे, तो वहाँ पे जाके आपको इशू बीच में पड़ता है काफ़ी कि फिर दूसरी पार्टी लिमिटेशन का भी नुक्ता कर उठा सकती है। ये आप जाएंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड दूसरी तरीके से है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ICA में जाना चाहिए था आपको, पहले कहती थी लाओ भाई दिखाओ कि हम डिसाइड कर देते हैं इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट का, हाँ जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का आता है। ये अथॉरिटीज़ दोनों नौयत की आपको मिलेंगी। ये आपको बताने का नुक्ता ये है कि वकील को तो दोनों साइड की चाहिए होती हैं अथॉरिटीज़। अगर आप इसको इस साइड से कर सकते हैं तो ये एम्यूनिशन है जिसको आप अपने मुकदमे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 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 अब उसके ऊपर भी हम अभी आके बीच में इकट्ठे बात करेंगे कि अगर आपने CPLA भी करनी है और आप क्लियर नहीं है कि ऐसे करनी CPLA, फिर आपको 20 दिन के अंदर कर देनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके एक जजमेंट ये भी आपको मिलेगी कि चंद केसेस में जहाँ पे CPLA को उन्होंने ICA में कन्वर्ट किया है, वो बाद में इस नुक्ते के ऊपर खारिज हो गई कि जी आपने वो तो ठीक है CPLA में आप चले गए, लेकिन 20 दिनों के अंदर आपको CPLA में जाना चाहिए था, CPLA को हमने कन्वर्ट किया ICA में। और तो अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर एक्चुअली CPLA आप 20 दिनों के अंदर अंदर जमा करवाएं, और फिर जब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आपकी बात मान रहा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे जी ICA में कन्वर्ट कर दें, नीचे भेज दें,
नीचे जब आप जाएंगे तो अब 20 दिनों के अंदर अगर आपने CPLA जमा करवाई होगी तो आपकी ICA कॉम्पिटेंट होगी, अदरवाइज उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर उड़ा देना है कि जी आप तो 40वें दिन आए हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ साकिब साहब की जजमेंट के बाद सेक्शन 5 के अंदर कॉन्डोनेशन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया। बल्कि एक सेकंड, शुमाइल आरिफ साहब बैठे हैं यहाँ पे, शुमाइल साहब ज़रा जाके ये पिछले महीने का शुमारा है या इस महीने का साकिब निसार साहब की जजमेंट है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, किसी को याद है यहाँ पे, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्डोनेशन हो ही नहीं सकती अब वकील गलत फोरम के ऊपर जाने की। ये ज़रा भी चेक करके लाइब्रेरी में नीचे होगा। सर आगे चलते हैं जी प्लीज़। ICA का आपको मैं बता रहा था कि इन चंद केसेस के अंदर वो हुई है। 2001 YLR 2770 ऐसा था, पहले कवानीन के अंदर तो लॉज को चैलेंज किया गया, 2001 YLR 2770 में रूल्स जो लॉ के तहत बने थे उनकी वारीज को भी चैलेंज किया गया था, तो वहाँ पे ICA एंटरटेन हुई है। रिसेंटली 2016 के अंदर नेपरा के सामने जो टैरिफ डिस्प्यूट्स वगैरह थे उसके अंदर इक्वलाइजेशन सरचार्ज के नुक्ते के ऊपर PLD 2016 लाहौर पेज 35 और 2014 CLC पेज 28 के ऊपर ये यहाँ पे भी ICAs एंटरटेन की गई हैं। एक एग्जांपल था फेलियर टू सैंक्शन पेंशन इंक्रीज, उसके अंदर रिट बीच में जमा करवाई गई थी, रिट और उसके बाद रिट खारिज हुई तो ICA जमा करवाई गई, ICA भी खारिज हुई मगर ICA को एंटरटेन किया गया था, मेरिट्स के ऊपर खारिज किया था। वो है जी 2009 PLC CS पेज 510। ठीक है, ये केसेस हैं कि जिनके अंदर रिट्स अगर आप जा रहे हैं तो आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि जी मेरी भी, अव्वल तो आपको हर केस के अंदर अपना खुद ही देखना पड़ेगा कि अपील रिवीजन या रिव्यू की पावर नीचे ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर देन यू विल गो अहेड एंड जी जी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। लॉ रिफॉर्म आपने बहुत अच्छा नुक्ता बीच में रेज किया, बिकॉज अभी एंड के अंदर मैंने एक आर्टिकल की तरफ, जलवानी साहब ने एक आर्टिकल इस नुक्ते के ऊपर लिखा था कि आप फॉर एग्जांपल इसमें जाके आप बीच में देखते हैं कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3(2) के तहत एक हाई कोर्ट का जज जो कि रिट के अंदर अपना एक फैसला देता है आर्टिकल 199 के तहत, राइट, उसको एक ऑर्डिनेंस के तहत उसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइड कर दी गई है कि 2 जजेस बीच में सुनेंगे। जलबानी साहब ने ये लिखा हुआ अपने आर्टिकल के अंदर कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता। आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से हो सकते हैं मगर आपका नुक्ता एक हद तक बीच में दुरुस्त है कि ये आर्ग्यूबल चीज़ है कि ऑर्डिनेंस के जरिए क्या आप अपील प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। मैं अगर आपके फॉर एग्जांपल अगेंस्ट आर्ग्यू करना चाहूँ, मैं कहूँगा कि 2 जजेस ही बैठ के उसका ऑर्डर रिव्यू कर रहे हैं ना, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही एक्सरसाइज करते हुए आई विल आर्ग्यू अलॉन्ग दोज लाइन्स। मगर पता नहीं इसमें अभाम है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कानून ये सारा सेटअप हो गया हुआ है उसके अंदर ये अज्यूम कर लिया गया है कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत एक जज के रिट के ऑर्डर को 2 जजेस कर सकते हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू ही अमेंडमेंट आई और ये लोगों ने एक्सेप्ट किया। आगे बोले देखिए, आई विल से मैं आपके जवाब में ये कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना आई है ना लाने की ज़रूरत है, 2 जजेस बैठ के उसकी अपील सुनने तो उसमें क्या गलत चीज़ है। दरअसल उसमें ये भी प्रोविजन नहीं मौजूद कि उसमें लिखा हुआ हर जज के पास पावर होगी, राइट, तो हर जज के पास, आई मीन इट्स अ वेरी ट्रिकी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पे ये सवाल भी आ जाता है कि क्या आर्टिकल 199 की पावर के अंदर अगर आप देखें वहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जजेस नहीं इंक्लूडेड, उसमें आप बीच में जाके देखेंगे सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट रेट्स नहीं लाई करती, कोर्ट्स के अगेंस्ट रेट्स नहीं लाई करती, तो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एकेडमिक तो इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई तुक नहीं है, बिकॉज नुक्ता सही है लेकिन देखा जा सकता है अभी आगे जाके। फेलियर टू सैंक्शन पेंशन इंक्रीज, इसका आपको एक एग्जांपल मैंने बीच में दे दिया। अब देख लीजिए कि किन केसेस के अंदर ICA लाई नहीं करती, कि आपके अगेंस्ट किसी ने ICA कर दी तो यही है आपके पास एमिनेशन है उसको खारिज करवाने के लिए। सबसे पहले तो सेक्शन 3(2) के अंदर ये लिखा हुआ है कि हेवियस के केसेस में नहीं लाई करेगी।
उसके लिए जजमेंट है PLD 2014 लाहौर 514। PLD 2014 लाहौर पेज 514। फिर चंद दोस्तों ने ये भी गलती की है बीच में कि रिट का फैसला आपके खिलाफ आ गया, ना ICA की ना CPLA की, आपने रिव्यू दाखिल कर दिया कि जी ये आपका ऑर्डर गलत है, आप मेहरबानी करके रिव्यू करें। बाय द टाइम उस रिव्यू का ऑर्डर आया तो आप टाइमर हो चुके हुए। तो चंद दोस्तों ने कोशिश की कि वो रिव्यू के ऑर्डर को फिर जाके आगे हाई कोर्ट के रिव्यू के ऑर्डर को के अगेंस्ट ICA जमा करवाए। वहाँ पे एक्चुअली ICA खारिज हुई 2005 MLT पेज 915 पे। उन्होंने ये भी कहा कि रिट के अंदर ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ आप आ सकते हैं, आप रिव्यू के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं आ सकते ICA के अंदर। 2005 MLT 915। क्या मतलब? रिव्यू तो आपको करना ही नहीं चाहिए। रिव्यू को किस बंदे ने कहा था कि उसी जज के पास दोबारा से एक्चुअली चले जाएं और अपना टाइम भी खत्म करवा दें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वहाँ पे वकील की बिल्कुल गलती है बीच में, बिकॉज ये तो मुमकिन था कि ये ऐसे ही केस हो गए जिसमें ICA करनी चाहिए थी ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ। वकील साहब ने कहा नहीं यार, उधर की तरफ दो के सामने करते जाएंगे, इसी को रिव्यू की एप्लीकेशन देते हैं। इसी को रिव्यू की एप्लीकेशन की, उसने 6 महीने के बाद कहा कि नहीं मैं मानता, जाओ मेरा पहला वाला ऑर्डर ही सही है। बाय द वकील साहब ने कहा कि चलो ठीक है, रिव्यू के ऑर्डर पहले ऑर्डर के अगेंस्ट तो आप नहीं जा सकते, तो उसने कहा चलो रिव्यू के ऑर्डर को ICA में ले जाते हैं। इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया कि आप रिव्यू के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं आ सकते। नहीं देखिए, ये कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लगता कि इसके खिलाफ रिव्यू बनता था कि नहीं ICA के अंदर, बिकॉज इसके अंदर तो ये है कि रिव्यू के ऑर्डर के खिलाफ वो बीच में आया होता। हाँ हाँ बनता था कैसे? ये देखो रिव्यू की भी अगर आप प्रोविजन जाके CPC के अंदर भी देखो तो वहाँ पे लिखा हो यहाँ पे अपील वगैरह दूसरी चीज़ों की रेमेडी अवेलेबल ना हो तो आप उस जज को एप्लीकेशन दे सकते हो। मगर आपकी अगर ICA बनती थी तो फिर तो आपको रिव्यू में नहीं जाना चाहिए था। नहीं हाँ, राइट तो नहीं मिलता, आप उसी को कह रहे होते हैं कि आप अपने ऑर्डर को बीच में करेक्ट करें। और खासतौर पर जहाँ पे आपको और ये भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि रिव्यू का स्कोप बहुत ज़्यादा नैरो होता है। अपील के अंदर बेसिकली इस सवाल में भी आगे आके बात करेंगे कि ICA की हद क्या होती है। इज इट अ रीहियरिंग? मुकम्मल तौर के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील तो इसको कहते हैं, मगर वो एक ट्रबलिंग एक्चुअली आगे एक जजमेंट आती है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी ICA असल में एक रिव्यू की नौयत की चीज़ होती है, ICA अपील नहीं होती। उस पर भी एक जजमेंट मौजूद है जिसको ज़्यादातर जजेस ने अग्री विद नहीं किया, लेकिन उस पर जजमेंट्स मौजूद हैं। चलिए जी स्पीड के साथ आगे चलते हैं। क्वाशमेंट का अगर ऑर्डर हो जाए या ऑर्डर ना हो, उसके अगेंस्ट भी ICA कॉम्पिटेंट नहीं है। वो है PLD 2013 लाहौर 123, 2003 SCMR 1597। ये दोनों जजमेंट्स ये कहती हैं कि क्वाशमेंट के मामलात के अंदर ICA कॉम्पिटेंट नहीं है, मगर 2004 लॉ नोट्स पेज 182 के अंदर क्वाशमेंट के अगेंस्ट ICA को एंटरटेन किया गया है दोनों साइड से। जब CF मैंने यहाँ पे नोट्स में इसका मैं लिखा हुआ कि उल्टी साइड से एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट है, ये वाली उल्टी साइड से ये जजमेंट भी मिलती है। रेवेन्यू के मामलात के अंदर अमूमन ICA कॉम्पिटेंट नहीं होगी, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर रिवीजन और अपीलें अवेलेबल हैं ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ। इस पे जजमेंट्स काफी मौजूद हैं। 95 CLC 1557, सर 1995 CLC पेज 1557 1557। PLD 1985 1985 सुप्रीम कोर्ट
107, PLD 1984 Supreme Court 344, 1992 MLD 666, बड़ा शैतानी नंबर है 666, 1984 SCMR 332। अब ये भी बड़ी काफी इंटरेस्टिंग बीच में केस आया कि रिट तो आपने की नहीं, आपने एक मुकदमा जमा करवाया या रिट ही जमा करवाई, इस पे ऑफिस ऑब्जेक्शन लग गई, ऑफिस ऑब्जेक्शन अपहोल्ड हो गई। अब उसके अगेंस्ट आपकी रेमेडी कहाँ लाई करती है? क्या आप आईसीए कर सकते हैं? सिंगल जज ने सुनी है, अपहोल्ड कर लिया ना। तो सवाल ये आया कि क्या इसको कहते हैं इसके अगेंस्ट आप आईसीए कर सकते हैं? उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट ने होल्ड किया कि नहीं, इसके अगेंस्ट आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं है। AK डोगर साहब का एक केस है, उसकी भी मैं साइटेशन बता दूंगा, लेकिन अमूमन यही होल्ड किया गया कि जाओ CPLA करो, हाई कोर्ट के अंदर कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। बिकॉज जज ने जो ऑब्जेक्शन को अपहोल्ड किया वो रिट का ऑर्डर नहीं था, ना ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का ऑर्डर था। Therefore, ये जो दो जजमेंट्स मौजूद हैं ऑफिस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट, 2004 MLD 1578 कहती है आईसीए नहीं हो सकती। इसके साथ साथ PLD 2014 लाहौर पेज 436 कहती है आईसीए के ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट, ऑब्जेक्शन के अपहोल्ड करने के अगेंस्ट आईसीए नहीं हो सकती। ये दो जजमेंट्स देख लीजिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बीच में क्वेश्चन है। पिछले दिनों एजाजुल हसन साहब जब यहाँ पे चीफ साहब थे, लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज के जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो नॉमिनेशन पेपर्स के अगेंस्ट एक्चुअली नॉमिनेशन पेपर्स स्क्रूटनी हुई, अपील हुई, अपील होने के बाद रिट हुई, उसके बाद रिट के बाद आईसीएस एक्चुअली लोगों ने बेशुमार यहाँ पे लोगों ने बेशुमार की। तो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस खारिज की गई। PLD 2016 लाहौर पेज 163 एजाजुल हसन साहब की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नीचे आपको अपील की रेमेडी अवेलेबल थी नॉमिनेशन पेपर्स के अगेंस्ट, आपने अवेल भी की और फिर आईसीए में आप रिट में भी गए, रिट के बाद फिर आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना चाहिए था। तो ये बेशुमार एक्चुअली इन्होंने मुतअद्दिद बीच में इसी नुक्ते के ऊपर खारिज हुई थी। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये वाली जो जजमेंट थी अंडर लोकल, लिखा हुआ अंडर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस अगेंस्ट रिट्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, वहाँ पे नहीं है एंटरटेन की। पुराना कानून फर्क था, उन जजमेंट्स ने ये कंसिडर ही नहीं किया कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का जो प्रोवाइजो है PLD 2003 कोयटा पेज 42, यहाँ पे आईसी उन्होंने एंटरटेन की हुई है बावजूद इस अगेंस्ट नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स। नॉमिनेशन 2006 YLR 1829, 2005 CLC 599, दोनों साइड्स की एमिनेशन होनी चाहिए आपके पास। इसी तरीके से सिविल सर्विस के मामलात में सिविल सर्वेंट का एक रिटायरमेंट का ऑर्डर पास हुआ, कोर्ट ने आईसीए ये कह के खारिज की कि पंजाब सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977 के तहत आपको अपील का ऑर्डर का हक मौजूद है, इसलिए रिट के बाद आईसीए कॉम्पिटेंट नहीं है। 2015 PLC CS सिविल सर्वेंट्स 807। तो इन सारे के सारे केसेस में आपने बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी रेमेडी रिव्यू वगैरह की अवेलेबल हो वहाँ पे बीच में आईसी खारिज कर दी जाती। अब आ गए हम, अभी तक तो बात हुई जो मेन एक्चुअली आज के लेक्चर की बात थी सेक्शन 3(2) जो कि रिट्स के बारे में है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3(1) की। सेक्शन 3(1) के अंदर तमाम दोस्तों को याद होगा, उसमें लिखा हुआ था कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर कोई सिंगल जज ऑर्डर पास करता है तो उसकी अपील 2 जजेस के सामने होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है अपील अंडर सेक्शन 3(1) कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लाहौर हाई कोर्ट। स्टार इसलिए लगाया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन मोस्ट केसेस के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा होता जहाँ पे ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन उनके पास हाई कोर्ट के पास मौजूद है तो मेरा शायद लेक्चर ज़्यादा लंबा होता और ज़्यादा डिटेल में जाता, लेकिन चूंकि हम लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं इस चीज़ को मैं अभी एड्रेस नहीं करूँगा। हम सिर्फ 3(1) के तहत चंद केसेस की बात करेंगे जहाँ पे हो सकता है। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन 2004 MLD 1578 के अंदर दी गई है।
2005 MLD 915 में भी दी गई है, और PLD 96 लाहौर पेज 1 में भी दी गई है। ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जरा लिख लीजिए। 2004 MLD 1578, 2005 MLD 915, और फिर सनराइज टेक्सटाइल मिल्स का केस है PLD 96 लाहौर पेज 1। ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है? लफ्ज ओरिजिनल का क्या मतलब है? कोई दोस्त बता सकता है? ओरिजिनल का क्या मतलब होगा? फर्स्ट क्या मतलब? बैंकिंग का शायद आगे दिखाऊंगा, वो जरा अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल का बेसिकली मतलब ये है कि जिस कोर्ट से केस शुरू किया जाए, तो यानी अगर आपके पास एज अपोज टू एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, एज अपोज टू रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, एज अपोज टू एक्चुअली और नयत की जो ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल का मतलब है यहाँ पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल रेंट भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, मगर और सिविल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? कोई दोस्त बता सकता है? What about banking cases? Are they banking कंपनी वगैरह? यहाँ पे एक्चुअली मेन जजमेंट आती है ये सनराइज टेक्सटाइल मिल की, जिन्होंने ये कहा कि ओरिजिनल का सिविल का मतलब होता है नॉट क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस के अलावा तमाम नौयत के केसेस जिसमें आप अगर तोड़ने में आए तो आप कह सकते हैं कि जी सिविल अलहदा मुकदमा होता है, सर्विस मैटर अलहदा होता है, लेबर मैटर अलहदा होता है, ये सारे के सारे अलहदा होते हैं। मगर ये जजमेंट्स ये कहती हैं जो नॉन क्रिमिनल केसेस हैं उन सारों को हम सिविल कंसिडर करेंगे। इस यहाँ पर आकर सर दो हैं जी जजमेंट, ये केस को कहते हैं दो रेंट ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल सिविल जो डिफरेंट है। आप 2005 MLD 915 में भी ये बात हुई है। 915, 2004 MLD 1578, MLD 1578 और PLD 1996 लाहौर पेज 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप मेहरबानी करके सारे के सारे दोस्त नोट कर लें कि मेरा भी एक्चुअली ज़ाती कई दफ़ा मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि सिविल का मतलब सिविल ही है, जो सिविल कोर्ट के अंदर जो मामला वगैरह है जो सिविल नौयत का नहीं, वो कहते हैं कि क्रिमिनल के अलावा भी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि अब हम अगली स्लाइड की तरफ आएंगे कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन है 3(1) के बारे में हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं, और मैंने कहा है कि चंद नौयत के वकीलों को बहुत इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कोर्ट्स ने ये होल्ड कर दिया हुआ है सनराइज वाले केस के अंदर भी कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। इसका असर ये पड़ता है कि सेक्शन 3(1) के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन सिविल केसेस सुनने की तो नहीं होगी, मगर कंपनी केसेस की जो सुनने की ज्यूरिसडिक्शन है उसको ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीट करके 3(1) के तहत इंट्रा कोर्ट अपील्स अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता और ये नोट करने वाला, अगर आपने वो टाइम सेइंग इज कि सनराइज टेक्सटाइल मिल्स का ये जो आपको पीछे केस साइट किया है 96 PLD 96 लाहौर पेज 1, इसमें इन्होंने कह दिया है कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन भी, कि यानी कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन आल्सो इज अ ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। उसके तहत सेक्शन 3(1) की तरफ अगर हम फिर चलो वापस आ जाते हैं, 3(1) में हमने जो लिखा हुआ था, 3(1) के अंदर ये लिखा हुआ है एन अपील शैल लाई टू अ बेंच ऑफ 2 or more judges of the High Court from a decree or final order made by a single judge of that court in exercise of its original civil jurisdiction। जब हाई कोर्ट ने ये कहा ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3(1) के तहत आप अगर कोई सिंगल जज फाइनल ऑर्डर कोई पास करता है कंपनी जज, तो वो 3(1) के तहत उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील लाई करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मामले के अंदर, बिकॉज इससे पहले अगर आप कंपनीज ऑर्डिनेंस को फॉर एग्जांपल आप बीच में देखें, और मैं आपको उसकी तरफ अभी लेके आता हूँ, कंपनीज ऑर्डिनेंस को अगर आप बीच में देखें तो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर जो आप सेक्शन 10 के बीच में बात करते हैं वहाँ पे अपील की पावर दी हुई है। अगर आप कंपनी की साइड के कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 10।
और उसके साथ साथ ICA का एक्चुअली सेक्शन 3(1). 10(1) अगर आप कंपनीज ऑर्डिनेंस का पढ़ें तो कंपनीज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10(1) कहता है कि अगर कोई वाइंडिंग अप ऑर्डर होता है एक मालियत की कंपनी के अगेंस्ट, अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी। यानी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस ने ये बीच में कह दिया कि वाइंडिंग अप ऑर्डर के अगेंस्ट ICA नहीं होगी, वाइंडिंग अप ऑर्डर की एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट और रिजेक्शन के अगेंस्ट ICA होगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वाइंडिंग अप का ऑर्डर अगर एक्सेप्ट होता है, कोई कंपनी वाइंड अप की जाती है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीव टू अपील आप जमा करवाएंगे। मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपने टाइम के अंदर इसको डिटेल में देख सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ एंड अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर, decision or judgment of the court under this ordinance shall lie to the Supreme Court where the company ordered to be wound up has a paid up capital of less than 10 lakh से ज़्यादा उसका paid up capital हो, and where the company ordered to be wound up has a paid up capital of less than such and such and has no share capital. Such appeal shall lie only if the Supreme Court grants leave to appeal. बहुत अजीबोगरीब तरीके से इसकी सेक्शन की ड्राफ्टिंग हुई है और इसके अंदर बेशुमार जजमेंट्स के अंदर बहुत अभाव वगैरह रहा है। आपको ये जजमेंट्स भी बीच में वहाँ पे मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट की और मुख्तलिफ सुपीरियर कोर्ट्स की पुरानी, कि सिर्फ वाइंडिंग अप का ऑर्डर अगर एक्सेप्ट हो जाए, खारिज हो नहीं, अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर दे जज, तो वो वाला ऑर्डर के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में CPLA जमा करवाएंगे। बाकी चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी। फिर बाद में जाके चंद कोर्ट्स ने इसको सेक्शन 10(1) को इस तरीके से पढ़ा कि वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप के बाद जो भी कंपनी जज ऑर्डर करता है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स के अंदर, उसके अंदर CPLA जमा करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे आप। ये भी केसेस मौजूद हैं। अब लेटेस्ट व्यू जो कि आया है जजमेंट्स के अंदर, तमाम जजमेंट्स के अंदर, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सिर्फ वाइंडिंग अप का ऑर्डर आपने ऊपर चैलेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट में आप CPLA जमा करवा सकते हैं। वाइंडिंग अप से पहले के तमाम ऑर्डर अगर इंटरलॉकेटरी नहीं है तो वो ICA के अंदर होंगे, और वाइंडिंग अप के बाद के वाइंडिंग अप के बाद के भी तमाम ऑर्डर वो भी उनके अगेंस्ट भी ICA हो सकती है। अभी अगले सफ़े के ऊपर इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, मगर सेक्शन 10(2) के अंदर जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस का अगला जो सब सेक्शन है, उसके अंदर ये उन्होंने लिख दिया हुआ है कि सेव एज इन प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1 and appeal from any order made or decision given by the court shall lie in the same manner in which subject to the same condition के पहले अपील लाया किया करती थी। 10(2) के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि दूसरे कवानीन में जो अपील का आपको राइट अलाउड था वो कंटिन्यू करेगा। यानी इसका असर बेसिकली इसके अंदर ये बीच में हुआ कि 10(2) के तहत इसका असर बेसिकली ये हुआ कि 10(2) के तहत अब ICA के अंदर जो आपको अपील का राइट मौजूद था वो दोबारा से आपको इसने भी अपहोल्ड किया है बेसिकली। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, बट आप दोस्तों को मैं जजमेंट्स की तरफ लेके आता हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे यहाँ पे 5 मिनट के लिए ब्रेक भी ली जा सकती, या ये कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, मेरा भी सर में थोड़ा सा डोलों का पानी पी गया है। क्या जी मैं साइटेशन बता देता हूँ, अगर दोस्त नहीं करवाना चाहते तो मैं थैंक यू सर। ठीक है, देख लेते हैं। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 367 लिख लीजिए। इन नुक्तों पे PLD 96 सुप्रीम कोर्ट 543, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ब्रदर स्टील मिल का, जिसके अंदर ये सबसे पहली दफ़ा ये होल्ड कर दिया गया कि वाइंडिंग अप के बाद के वाइंडिंग अप के ऑर्डर के अलावा तमाम ऑर्डर्स के अंदर ICA कॉम्पिटेंट होगी। 2001 YLR 1797 भी। इसके ऊपर अजीब व गरीब किस्म का ये सारा सिलसिला है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप हर किस्म की आपको जजमेंट मिलेगी। तो PLD 96 लाहौर पेज 1 ये कहता है कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर के अलावा तमाम ऑर्डर्स के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील होगी। इसके खिलाफ बरक्स जजमेंट 2007 CLD पेज 888 कहती है कि नहीं जी, कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर और उसके बाद तमाम ऑर्डर्स किसी के अंदर भी ICA लाई नहीं करेगी। जी आपके लिए मैंने वो आगे बीच में किया, वो उसकी तरफ भी हम आएंगे, बिकॉज हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स बहुत कम दोस्तों ने बीच में देखा हुआ, उसके अंदर भी ICA की बीच में बात होती।
थोड़ी स्पीड में उठाता हूँ। कंपनीज और ना सिर्फ वाइंडिंग अप के केसेस के अंदर बल्कि सेक्शन 290 कोई बता सकता है कंपनीज ऑर्डिनेंस का क्या होता है? एक ऑपरेशन पिटिशन होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत आप बेशुमार किस्म की एक्चुअली पिटिशंस कर सकते हैं कंपनी जज के पास, उन तमाम के अगेंस्ट आईसीए लाई करेगी बेसिकली इसके तहत। अगर सेक्शन 290 की है उसके ऊपर जजमेंट है PLT 2001 लाहौर पेज 181। और ये भी है बीच में कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर वाइंडिंग अप की पिटिशन खारिज हुई है तो फिर आप आईसीए करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में CPLA नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट हुई है तो CPLA करेंगे। अगर खारिज हुई है तो 2003 CLD 211 के तहत आप केस को कहते हैं ये बाइंडिंग का पिटिशन खारिज हो तो वहाँ पे आईसीए होगी और वो कॉम्पिटेंट होगी। और भी यही आपके लिए मैंने बीच में लिख दिया है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे भी आईसीए होगी। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का भी मामला है कंपनीज ऑर्डिनेंस में 2015 CLD 1532 ये भी होगी, ये आप बीच में देख लीजिएगा। अब आगे से चलते हैं। गवर्नमेंट ने चंद दिनों पहले कंपनीज में अगर आपने काम किया तो एक बहुत बड़ा धमाका किया है और बिला वजह धमाका किया और बहुत ही वाहियात किस्म का किया है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को ख़त्म करके कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। तमाम काम जितना कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का पिछले कोई 10 मिनट में 5 मिनट में जो चीज़ें आपको बात बताई हैं मैंने, वो एक तरीके से सारी यूजलेस हो चुकी हैं क्योंकि अब रिपील होके पिछले ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया गया और एक इंतहाई वाहियात एक्चुअली कंपनीज ऑर्डिनेंस और उसके अंदर रिपील की हद तक वो बीच में ले आए। तमाम कानून जो पहले मौजूद था उसको चेंज करके उन्होंने सेक्शन 6 सब सेक्शन 14 बीच में इसमें डाल दिया, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया हुआ है एनी पर्सन अग्रीव बाय एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पास्ड इन इट्स कंपनी ज्यूरिसडिक्शन विदिन 60 days फाइल अ पिटिशन फॉर लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी ये जो आईसीए की जो सारी की सारी वही बीच में बात की हुई है वो एक तरीके से उन्होंने इररेलेवेंट कर दी है। आपके सामने वो चीज़ मैंने इसलिए बीच में रेज की है और आपको भी लिखवा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि मुमकिनात में ये है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 कानून नहीं बने। अभी के लिए तो है ऑर्डिनेंस के जरिए, लेकिन ये प्रॉबली लैप्स हो जाएगा बिकॉज सेनेट में इसमें बहुत खड्डा पड़ा हुआ है। तो ये जितनी देर के लिए आया उतनी देर आने के बाद ये बीच में 90 दिन के अंदर प्रॉबली ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर बीच में सारे का सारा जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी साइड पे आप रख लीजिएगा। बट अभी प्रॉबली, और ये बहुत ही वाहियात तरीके से बीच में लिखा गया, अगर आप बीच में पढ़ें ये बीच में लिखा हुआ है विदिन 60 days फाइल अ पिटिशन फॉर लीव। वही विदिन 60 days ऑफ व्हाट? आई मीन ये तो लिटरली अगर आप बीच में जाके ये पढ़ें इसके अंदर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस जिसने भी ड्राफ्ट किया तो लगता है कि बच्चों ने बैठ के एक्चुअली बीच में सारी की सारी इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है सोचे समझे बगैर। उन्होंने कहा जी सारी की सारी चीज़ें तो आपके पास कंपनीज मैटर में जो इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी थी कि आप कंपनीज की साइड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अगर खारिज होता तो 2 जजेस के पास आप अपील करते हैं, अब आपको कहते हैं कि सीधा ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और वाहियात चीज़ इसमें ये भी बीच में आपको नोट करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में CPLA होगी। सुप्रीम कोर्ट में राइट एज ऑफ राइट आपको अपील अवेलेबल नहीं है। इजाज़त मिलेगी तो आपकी अपील चलेगी। टाइम क्या बचेगा फिर? ठीक है, आपको अपील का भी CPLA का भी हक देने की क्या ज़रूरत है? आपका जो फैसला हो गया बस हो गया भाई। देखिए इसमें 15 बीच में मुझे इश्यूज आते हैं। सबसे पहला तो आप ये देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बेशुमार टाइम है कि वो पूरे पाकिस्तान की कंपनीज के हर मामलात को कि हम कंपनीज के हर मामले को वो अपील के अंदर टेकअप करेगी। नहीं, मुझे आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस मौजूद हैं और हाई कोर्ट्स में कितने जजेस मौजूद हैं? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 कितने 21 हैं 20 हैं कितने 17 बैठे हुए हैं। तो 17 जजेस पूरे पाकिस्तान के हर कंपनी के हर मुकदमे को अब वो बीच में सुना करेंगे। नहीं, हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं कभी भी नंबर चेंज होने लगा है। और 17 से भी अगर आप करेंगे इंक्रीज कर लें 20 कर लेंगे कितना करेंगे? दूसरा मुझे बताइए बाकी चीज़ें सारी अपनी साइड के ऊपर। हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं? हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 60 हैं राइट। आईसीए के अंदर 2 वो सुन सकते हैं। टाइम इस तरीके से बचता है कि उस तरीके से? तो अदरवाइज अगर वो तो हर मुकदमे में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो वो क्या वो किसी दोस्त ने चेक किया। कल पिछले चंद दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर एक्चुअली चल रहा है। एक सिविल जज साहब ने जो बीच में ऑर्डर किया है कि प्लेंटिफ हैज बीन अनएबल टू प्रूव हिज केस द सूट इज हियरबाय डिक्रीड।
तो वो बीच में चल रहा था, फिर उस तरीके उसने तो बीच में सर्टिफिकेट 2 दफ़ा साइन किया, वो गेट सर्टिफाइड दैट किया वो वगैरह। तो और वो होता है हर बंदे का ख्याल होता है कि बड़ा ज़बरदस्त वो ऑर्डर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वो तो हिला ही नहीं सकते बीच में, उससे डिसमिस ही करना होगा, प्रॉब्लम क्लैरिकल होगा, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए था। चलें ये चीज़ अपनी साइड के ऊपर देखें, बट आपको मैंने क्विकली ये बीच में इसमें पॉइंट आउट करना है कि ये जो कंपनीज मैटर हैं ये भी काफ़ी अभी फ्लक्स के अंदर बीच में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। भाई कंपनीज ऑर्डिनेंस अगर आप देखें उसके तहत एक्चुअली जो कवानीन होते हैं उनको कंपनी केसेस कहते हैं। उसके अंदर सेक्शन 290 है, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन है 152 के तहत, 305 के तहत वाइंडिंग का प्रोटेक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स का भी है। बेशुमार आपको रेमेडीज अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हाईकोर्ट का कंपनी जज ऑर्डर कर सकता है उनके अगेंस्ट में। जी वो तो डायरेक्ट है ना कि वो, इसीलिए आपको बता रहा था, उसको कोर्ट कहती है कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत हाई कोर्ट को दे दी गई है वो ज्यूरिसडिक्शन। इसी तरीके से एक मालियत के केसेस के ऊपर एक दोस्त ने पहले पूछा था बैंकिंग मैटर्स के अंदर क्या मामला है। बैंकिंग मैटर्स के अंदर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन हाँ हाई कोर्ट के पास मौजूद तो है, बिकॉज हाई कोर्ट के अंदर अगर आप बैंकिंग केसेस के अंदर देखें तो उसके अंदर सिविल नौयत के मुकदमे और ओरिजिनली भी यहाँ पे हाई कोर्ट में एक मालियत से कितना 15 आई थिंक 1.5 करोड़ है या कुछ इस तरीके से, मुझे पता नहीं कितने करोड़, 5 करोड़ कर दिए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग केसेस के अंदर। खैर एग्जैक्ट अमाउंट वगैरह बीच में देख ली जाएगी, बट पॉइंट मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि सेक्शन 22 जो है कि उसको कहते हैं ये बैंकिंग लॉज का, वो एक अपील की अलग रेमेडी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 22 के अंदर ये लिखा गया है कि और वो उसको ये सेक्शन 22 इज अ स्पेशल लॉ, और इसके अंदर सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि ये पुराने कवानीन को ओवरराइड कर देगा। और सेक्शन 22 ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस जिसके तहत सारी बैंकिंग के केसेस चलते हैं, उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि फाइनल ऑर्डर के अपील इन केसेस के अंदर प्रोवाइड होगी। किन केसेस के अंदर? ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट, जैसे RFA आप कंसिडर करेंगे, या अगर कोई आपकी ऑब्जेक्शंस वगैरह अगर हुई हों 19(7) के तहत या 15(11) के तहत, 15 सेक्शन 15 तो मेरे ख्याल में स्ट्राइक डाउन हो गया हुआ, तो अब 19(7) के तहत अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट EFA लाई करती है 2 जजेस हाई कोर्ट के पास, मगर वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होगी। तो बैंकिंग मामलात के अंदर ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस और इंट्रा कोर्ट अपील लागू नहीं होगा, स्पेशल लॉ है। सेक्शन 22 के तहत आप प्रोसीड करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के पास बेसिकली अगर आपने देखना है तो सेक्शन 3(1) के तहत इंट्रा कोर्ट अपील का ही मामला सिर्फ चल सकता है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, बैंकिंग में नहीं। आखिरी तो नहीं, अभी तो चंद और नुकते हैं, सॉरी, बट सेक्शन 3(3) आपके सामने पढ़ा था। सेक्शन 3(3) ये कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है कि लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के 3(3) में नो अपील शैल लाई अंडर सब सेक्शन 1 या 2, यानी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर एक्चुअली रेट के अगेंस्ट फ्रॉम एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, इंटरम नौयत का अगर कोई हो, या और एन ऑर्डर विच डज नॉट डिस्पोज ऑफ द एंटायर केस बिफोर द कोर्ट, यानी इंटरम ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी आप ICA ऊपर नहीं कर सकते। इस पे ये जजमेंट्स मौजूद हैं। 92 सुप्रीम कोर्ट केसेस, 806, 96 SCMR, ये सारे की सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अभी मैं जो प्रिंट आउट्स वगैरह आपको वहाँ भी देंगे। नॉट कॉम्पिटेंस अगेंस्ट फॉर एग्जांपल, और दूसरे नौयत के भी अगर फाइनल ऑर्डर भी अगर पास हो जाए कि नीचे कोर्ट अलाउ कर देता है कि जी ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन की जी फलां पार्टी इंप्लीड हो जाए रेट के अंदर, उसके अगेंस्ट भी ICA कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि लिखा गया एनी ऑर्डर विच डज नॉट डिस्पोज ऑफ द एंटायर मैटर बिफोर द कोर्ट। सो इसके ऊपर भी PLJ 1996 सुप्रीम कोर्ट 1863 मौजूद है कि जिसने कहा कि ICA वहाँ पे भी कॉम्पिटेंट नहीं होगी। एड इंटरम स्टे भी अगर आप ले लें नीचे, उसके अगेंस्ट भी ICA कॉम्पिटेंट नहीं होगी। स्टे को आपको नीचे कंटेस्ट करना पड़ेगा, या फिर CPLA में अपना कोशिश करने लगे, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। अब जो दोस्त एक्चुअली यहाँ से उठ के चले गए हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान ये बेसिकली होगा कि मेरे ख्याल में कोई 100 वकीलों के अंदर से शायद 5 वकीलों को इस चीज़ के बारे में पता हो कि इंटरम ऑर्डर्स को आप फिर भी एक्चुअली चैलेंज कर सकते हैं एक नौयत की ICA के अंदर। सेक्शन 3(3) में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते, मगर ये स्पेशल गुर है कि सेक्शन एक कानून है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। सेक्शन 15 है
1980 में एक कानून आया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1980 है जी, जिसके सेक्शन 15 में ये लिखा गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग के जो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो लिख दिया गया 3(3) के अंदर, उसके बावजूद एन अपील शैल लाई टू अ बेंच ऑफ 2 or more जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर मेड बाय अ सिंगल जज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। यानी कि कंपनीज के अगर कोई मामलात वगैरह बीच में चल रहे हैं, उसके अंदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरम ऑर्डर्स को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको इस कानून के बारे में पता है। ज़्यादातर जजेस को भी इसके बारे में नहीं पता, वो 3(3) के ऊपर ही उड़ाए जाते हैं लोगों के केसेस। अगर वकील साहब को ये पता हो या ये उनके सामने आप कोट करें सेक्शन 15 जो कि 1980 के ऑर्डिनेंस का हिस्सा है, तो आपका जो इंटरम ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप ऊपर आए हैं वो खारिज नहीं होगा। इंटरलॉक्यूटरी क्या मतलब लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसके मुताबिक तो सारे हैं यार, ये लिखा हुआ है एन अपील शैल लाई टू अ बेंच ऑफ 2 or more जजेस फ्रॉम एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर मेड बाय अ सिंगल जज ऑफ दैट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। और ये 72 के बाद आया है, 3(3) के बाद आया है। सो 1980 का इवन अदरवाइज यू कैन आर्ग्यू कि ये ओवरराइड करता है उसके अंदर 3(3) का ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन के केसेस में, यानी लाहौर की हद तक सिर्फ कंपनी मैटर्स में। कराची और इस्लामाबाद में तो इसका बहुत फायदा है, क्योंकि वहाँ पे तो सिविल केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, और उनको ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन के अंदर उनके अंदर फिर आपको बहुत खुला खाता होता है यहाँ पे चैलेंज करने का इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का। आगे आ जाएंगे, अभी बात हुई है CPLA एंड ICA। CPLA क्या होता है? हाँ, और ICA हो गया अपना इंट्रा कोर्ट अपील। ICA 2 एग्जांपल्स आपको मैं देना चाह रहा था, बिकॉज इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपने CPLA में जाना है कि ICA में जाना है। आज के लेक्चर का मकसद ये था। कई बंदे दोनों कर लेते हैं, फिर एक विड्रॉ कर लेते हैं। कई बंदे ICA में पहले चले जाते हैं और फिर CPLA के अंदर जाते हैं। कई बंदे एक्चुअली CPLA में चले जाते हैं, ICA टाइम बार करवा लेते हैं। तो ये वाले नौयत के ऊपर ये जजमेंट्स देख लीजिए कि एक PND 98 सुप्रीम कोर्ट 593, ICA पहले फाइल की, फिर CPLA भी फाइल कर दी और फिर ICA गिव अप कर दी, तो उन्होंने CPLA फिर बीच में एंटरटेन की। ये जजमेंट आपके सामने मैंने पहले भी साइड किया है कि ICA फाइलिंग नॉट नेसेसरी टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन CPLA अगर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो। 1992 PLC CS 417, यानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी मामलात ले लेता है, इवन जहाँ पे केसेस के अंदर आपका लाई करता था ICA कॉम्पिटेंटली। ये देख लीजिए। एक और ट्रिकी एरिया आ गया, चंद ही चीज़ें रह गई हैं बीच में, बट मैं इसमें से इस पे थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन मैं टाइम लगाऊंगा। सॉरी, नहीं होंगे, बिकॉज ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़, आप बिल्कुल सही नुकता आपने रेज किया, क्योंकि 1980 का ऑर्डिनेंस कहता है ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट 3(1), इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट 3(2). नहीं, वो आपको मैंने अभी जजमेंट्स लिखवाई हैं कि रेट की प्रोसीडिंग्स सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है, वो आप पीछे देख लीजिएगा। ओरिजिनल सिविल रेट की प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड, दे आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स। ये अभाम है, मसला है, मगर अभी एज लॉ इट स्टैंड्स राइट नाउ ज़्यादा मुमकिनात में ये है कि नहीं, ये आपको सिर्फ 3(1) कंपनी केसेस के अंदर सिर्फ आपको ये 1980 का कानून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वैसे 1-2 रिट्स में इस्तेमाल किया हुआ है, अभी तक तो चल रही है, खारिज नहीं हुई अभी तक। अपीलेबल ऑर्डर 12(2) के अंदर प्रॉब्लम ICA का अपीलेबल तो नहीं, रिवीजन तो लेकिन लाई करती है ना यार। CPLA में जाओगे, ICA आई डोंट थिंक कॉम्पिटेंट होगी, तो इस पे मुझे देख लेना, तो ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, प्रॉब्ली नॉट, आप CPLA में जाओगे। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ICA बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन, अमूमन 30 दिन होते हैं दूसरी चीज़ों वगैरह के। जी हाँ जी जी, नहीं, लेकिन बिफोर द कोर्ट तो खत्म हो गया नहीं आपका जो,
उसमें आप वैसे भी आईसी नहीं, आप इस वजह से तो नहीं, इस वजह से तो की वजह से तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहां पे अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे रिमांड किए, नॉर्मली कंसेंट के साथ ही नीचे भेजा जाता है, राइट? या अगर कंसेंट के साथ वैसे नहीं अपील कॉम्पिटेंट तो होगी, लेकिन अपील एंटरटेन होगी कि आपने खुद माना। अगर कोर्ट की डायरेक्शन के साथ नीचे भेज दिया गया तो कोर्ट के सामने तो मामला खत्म हो गया ना यार। फिर आप रेड करोगे नहीं, बिकॉज वो इट्स अ न्यू ऑर्डर, तो यू फाइल अ फ्रेश ऑर्डर। ये प्लीज नोट कर लें सारे के सारे दोस्त। मैं भी पहले लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस में ढूंढता रहा कि लिमिटेशन कहाँ लिखी हुई है। लिमिटेशन लिखी हुई है लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में नहीं मिलती, आर्टिकल 151 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर। जी आईसीए की 20 दिन की लिमिटेशन है, आर्टिकल 151 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908, जो कि कहता है फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसमें रिट भी कवर हो जाएगी, 3(1) भी हो जाएगा, 3(2) भी हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन लिखा, ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सो ये इस पे अगर जजमेंट्स चाहिए ये जरूरी है, जरा ये लिख लीजिए। 2005 SCMR 931, 2005 SCMR 931, 2010 MLD 466, 1991 CLC 1476। लिमिटेशन के मामले के ऊपर आपको मैं ये बीच में दिखा देता हूँ। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। 2013 MLD 1284। इस केस में क्या हुआ, CPLA गलत दाखिल कर दी, ICA बनती थी। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा जी आपको ICA करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा चलें ठीक है सर, आप हमें कन्वर्ट करके ICA नीचे भेज दें। उन्होंने अपनी CPLA को ICA कन्वर्ट करके नीचे एक्चुअली कोर्ट में भेज दिया। ICA एक्चुअली जब नीचे आई, ICA ये कह के खारिज कर दी गई कि जिस तारीख के ऊपर आपने CPLA जमा करवाई है उस तारीख को कंसिडर किया जाएगा कि आपने ICA जमा करवाई है। और वो चूंकि ICA CPLA उसने 60 दिनों के अंदर जमा करवाई हुई थी और वो हो गया तो उन्होंने टाइम बार कर दी, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने नीचे मामला भेजा था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है जो कि बताता है कि हाँ आपका इसका फिर यानी हाल ही ये हुआ कि CPLA भी अगर आप बहुत ही आपको समझ नहीं आ रही कि ICA के CPLA, तो अगर CPLA जमा करवानी है तो 20 दिनों के अंदर जमा करवा, ताकि वो अगर कन्वर्ट करके नीचे आपको भेज देते हैं इस जजमेंट के तहत तो आप टाइम बार ना हो चुके हों अपनी उसके अंदर ICA के अंदर। चंद बंदों ने किया, एक दो मेरे केसेस के अंदर देखा, लेकिन फिर मेरे जैसे वकील आपको ये तंग करते हैं कि दोनों में से एक चूज तो करें, किसी ना किसी को तो चलाना ही ना हमें। अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था फिर मैं ICA नहीं चलने दूंगा, और जब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा मैं कहूँगा देखें जी नीचे वाले कोर्ट के अंदर उन्होंने जमा करवाई। एक मुकदमे में तो मैंने दोनों ही खारिज करवा दी थी इसी तरीके से। तो हाँ वो ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको स्टांस लेना पड़ेगा। और इसमें मसला पड़ता है वो था, वो अल्लाह उनको बख्शे हो के उसको कहते हैं सलीम सहगल साहब ने जमा करवाई हुई थी एक केस में, ये भी रिसेंटली डिस्पोज ऑफ हुआ। उन्होंने पहले ICA जमा करवाई, जब मैंने ज़्यादा शोर मचाया कि तकनीक बनती तो उन्होंने CPLA जमा करवा दी, और दोनों में लिखा हुआ था कि बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन मैं जमा करवा रहा हूँ। नीचे वाले में लिखा हुआ था कि बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन में करके, तो पहले उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ की, और सुप्रीम कोर्ट से जब विड्रॉ नीचे करके आई तो मैंने मेंटेनेबिलिटी पे नीचे से उड़वा दी बीच में कि जी यहाँ पे तो बनती नहीं थी, इनको सिर्फ ऊपर से उन्होंने गलत वापस की है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, इट्स अ वेरी ट्रिकी केस। नुक्ता वगैरह ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा। फाइलिंग CPLA रॉन्गली इंस्टेड ऑफ ये करके वो आपको मैंने बीच में दिखा दिया। आप एक सेकंड के लिए मेरे ख्याल में इसको रोकना पड़ेगा, बिकॉज लगता है कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी जो अभी तक हो रही है। ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर ICS के अंदर ये आता है कि कॉपीइंग का टाइम माइनस करना है कि नहीं, क्योंकि आप अगर आगे जाके देखें ICA के बारे में ये कहा जाता है कि इसके साथ आपको कॉपी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अपने ऑर्डर की, राइट। तो आपको ऐसी जजमेंट्स भी मिलती हैं कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि डोंट वेट फॉर डिटेल्ड जजमेंट, PLD 2012 लाहौर 112, जिसमें ये लिख दिया गया है, और 91 CLC 1476 के 20 दिन का मतलब 20 दिन है। कॉपी के अंदर अगर आपने टाइम लगाया जो दूसरे केसेस में होता है वो यहाँ पे माइनस नहीं होता।
मगर आपको दूसरी साइड की भी जजमेंट्स मिलती हैं कि सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको पता ही नहीं चला कि किस चीज़ के खिलाफ आपने अपील जमा करवानी है, जज के रीजन ही नहीं पता था, तो उसी किस चीज़ वास्ते अपील किस तरीके से आप बीच में जमा करवा रहे हैं। तो आपको दोनों साइड के ऊपर से जजमेंट्स मिलते हैं कि डिडक्शन के ऊपर भी आपके पास है, सेक्शन 12 का फ़ायदा लिमिटेशन एक्ट का वो भी बीच में आप सारों के सामने बीच में लिखा हुआ, अथॉरिटीज़ 2005 सुप्रीम कोर्ट 153 है, इसमें अभाम मौजूद है। हाँ देखिए, कॉपी लगाने के लिए वो आपको मैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की तरफ भी लेके जाऊंगा, वो अमूमन तो फाइल ही साथ चली जाती है पूरी की पूरी, आप वहाँ पे बीच में देखो रेडी फाइल वो जज के सामने दो जजेस के सामने पुट अप कर देते हैं, तो इट्स स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट हाँ जजमेंट, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं क्या उसने जज तो फिर आप क्या लिखेंगे, लेकिन आप अंदाजे से आपको जज को पता ही चल जाता है कि उसने ये कह के खारिज करना है, और बेसिकली आपकी है तो री आर्ग्यूमेंट ही ना, अगर उसने ऑर्डर कर दिया कि दिस इज डिसमिस्ड, अब रीजंस आते रहेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप किसी और के सामने दो के सामने वो सिरे से दोबारा आर्ग्यू करना चाहते हैं, वो आपकी अपील बीच में इस तरीके से। आप आगे आ जाइए जल्दी से, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का ये बीच में है, आप पार्ट 5 आप देख लीजिए, चैप्टर 1 पार्ट है रूल 4, जिसके अंदर आईसीए के बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एवरी इंट्रा कोर्ट अपील टू द हाई कोर्ट अंडर लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ अ जज शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 20 डेज, इसमें भी 20 दिन लिखे हुए हैं, from the date of judgment appeal from unless admitting bench in its discretion for good cause shown in writing grants further time। अब ये देख लीजिए कि अगर आपका वो 20 दिनों के अंदर आप नहीं जा रहे तो आपके पास ये भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी अलाउ करता है कि वो जज जिसके पास आप बीच में जा रहे हैं अपील के अंदर, वो आपको और टाइम बीच में इसके अंदर दे दें। एडमिटिंग बेंच जो आपका दो जजेस का, लोगों को नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि आप उसको कह सकते हैं भाई सर जी आप गुड कॉज की वजह से मुझे आप बीच में दे सकते हैं, उसने जजमेंट ही नहीं लिखी तो मैं किस चीज़ के ऊपर बीच में करूँ। In an intra-court appeal, the memorandum of appeal need not be accompanied by a copy of the decree, order or judgment appealed from। High Court rules and orders में लिखा हुआ लगाने की नहीं जरूरत बीच में। Period of limitation prescribed in this rule shall be computed in accordance with provision of section 12 of Limitation Act। ये 12 का अगर यहाँ पे बीच में लिखा जाए तो फिर कॉपिंग डेज भी माइनस हो जाते हैं। So हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो ये अभाम है, इसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं दोनों साइडों से अगर आप चाहें। आगे इसके साथ आईसीए के साथ अगर आप कॉपी लगा रहे हैं, अगर आपने सीपीएलए के लिए भी ऑर्डर शीट कॉपी ऑर्डर जजमेंट निकाली है तो वो आप बीच में वो वाली इस्तेमाल कर सकते हैं आईसीए के लिए। इस केस के अंदर ये पीएलडी 2013 लाहौर 2669 में आईसीए वापस कर दी है, कह के कि ये जजमेंट तो आपने हासिल की है सुप्रीम सीपीएलए करने के लिए तो आप नहीं कर सकते। इस केस के अंदर हाईकोर्ट ने वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल की थी। आगे आ जाइए जी जल्दी से, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है ये भी पार्ट 5 पार्ट सी के अंदर लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ पेपर बुक्स आपको बनानी पड़ेंगी। नो प्रिंटिंग शैल बी रिक्वायर्ड अनलेस स्पेसिफिकली डायरेक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एडमिटिंग द अपील। पेपर बुक अपील की ऑर्डिनरी होंगी। मेमोरेंडम ऑफ अपील आप बीच में लिखेंगे, कॉपी ऑफ जजमेंट साथ लगेगी अगर ज़रूरत हो, कॉपी ऑफ पेपर बुक वगैरह ये चीज़ बाद में आपको बीच में बना के जजेस को देनी पड़ेगी जिसके अगेंस्ट नीचे का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। पेपर बुक शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट यूज ऑफ द 2 जजेस ऑफ द बेंच विच ये होगा। 1 कॉपी शैल बी मेड, कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड एक के साथ लग जाएगा, दूसरे को आप कॉपी बना के देंगे। अदर शैल बी प्रिपेयर्ड एट एक्सपेंस ऑफ एप्लेंट। एवरी आईसीए एप्लेंट शैल 100 रुपए की रसीद लगेगी और उसके अंदर आप कर लेंगे। सीपीएलए में आपका खर्चा नहीं होगा, इसमें आपका ज़्यादा होता खर्चा। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को आपने अगर कोई आपसे ज़्यादा बोल रहा है उसको कहिए चलो आईसीए कर लेते हैं, बीच में सस्ता होता। आईसीए ये बहुत ही अजीब व गरीब सी बीच में जजमेंट है जिसके अंदर आपने मेरे ख्याल में दोस्त ने नुक्ता रेज किया था। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी 2004 CLC 1104 जजेस भी अच्छे थे लेकिन उन्होंने ये बीच में ऑब्जर्व किया कि जी अपील का मतलब अपील नहीं है, आईसी का ये असल में एक रिव्यू की नौयत की होती है चीज़ जो हमने देखनी होती है और हमने तो टाइपोग्राफिकल एरर और सीरियस किस्म के कोई ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एरर उनको ही हम बीच में देखेंगे। अपील री हेयरिंग नहीं होगी क्योंकि सिंगल जज आर्टिकल 199 तक के तहत अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो हम कौन होते हैं इसलिए स्टैट्यूटरी रेमेडी के तहत कि उसमें इंटरफेयर करें। ये जजमेंट मौजूद है और इस जजमेंट के ऊपर एक्चुअली हमारे एक दोस्त ने ये केस को कहते हैं फैज़ रसूल खान जलबानी ने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है PLJ 2014 जर्नल पेज 74 पे। नुक्ता भी अच्छा है मगर ऑन द फेस ऑफ इट मेरे ख्याल में तो नहीं सही इस्तेमाल की जा सकती है जजमेंट अगर आपने कभी करनी। जलबानी साहब के आर्टिकल के अंदर नुक्ता उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही एक्चुअली गंदा जजमेंट बहुत ही ख़राब अंदाज के अंदर उन्होंने लिखी हुई है। बीच में हर जुमले में कोई ना कोई गलती है और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी गलती है मगर एक नुक्ता उसके अंदर ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप जो 199 वाला रेस कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शायद ये बीच में आईसीए की पावर बीच में देनी चाहिए थी
ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हो सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की, इसके अंदर बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आई हमारी, तो 92 के अंदर, तो 72 का लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस किस तरीके से 199 को अमेंड कर सकता है। ये अंडरस्टैंड करने की तरीके ज़रूरत है कि 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आई, उसके बाद एक्चुअली 75 के अंदर एक अमेंडमेंट आया, एक्ट आया था, जिसके ज़रिए 199 का बीच में उसमें लिख दिया गया कि ये 32 के तहत जो इंट्रा कोर्ट अपील के बीच में पावर वाली चीज़ है वो बाद में इंट्रोड्यूस की गई। क्या वो दुरुस्त है कॉन्स्टिट्यूशनली और नॉट, ये क्वेश्चन अभी भी काफ़ी सीरियस है जो कि लाइक करता है। क्विकली आखिर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ICA पे अगर आपने कोई चीज़ अगर पढ़नी है, प्रॉबली द बेस्ट बुक, मैं भी किताब लिख रहा हूँ, जब मेरी किताब आएगी वो इससे बेहतर होगी, लेकिन जब तक ये हमारे दोस्त ही हैं, वकील हैं, इन्होंने किसको कहते हैं, मसूद, आई थिंक इन्होंने, ये मोहम्मद इरफानुल हक चौधरी साहब ने ये किताब लिखी है, इंडेक्स है, बहुत यूज़फुल है, हेड नोट्स वगैरह जमा किए हुए, कमेंट्री इसमें नहीं मौजूद, यूज़फुल किताब है, ट्राई कीजिएगा। अगर ICA के ऊपर आपने देखना है तो वो कॉसर ब्रदर्स की एक पतली सी किताब है सफ़ेद रंग की, उसमें कोई इतनी खास कमेंट्री नहीं, दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट अप टू डेट, और मैं ये रिकमेंड करूँगा किताब अगर आप देख लें। जी है इरफानुल हक चौधरी, ये बाहर जो बैठे होते हैं उनसे मैंने ख़रीदी थी, अल हक लॉ बुक सेंटर ने छापी हुई है, ये चेक कर लीजिएगा। और ये सर बेसिकली मेरी आप सारों के सामने प्रेजेंटेशन है। अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो वो मेरे से ज़रूर पूछिए ICA के बारे में। मैं आपकी इजाज़त से एक सेकंड ज़रा ये रिकॉर्डिंग रोक लूँ इसकी।